अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा यार, आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो हम कर रहे थे। मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ तक हमने किया बेसिकली वो हमने पढ़ा है अभी तक MA1 और MA2 लेवल का। लाइक प्रीवियस नॉलेज उसमें मैंने सारा पढ़ा है। लेकिन अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ वो F2 के लिए न्यू है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि F2 में नए हैं तो इस वजह से एग्जामिनर की ज़्यादा नज़र इस पर ही होगी बनिस्बत पुराने टॉपिक्स के। लेकिन आपने ऑब्वियसली बात है सारा कुछ ही करना है प्रॉपरली। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, मैनेजमेंट जो है ना वो डिवाइडेड इनटू लेवल्स है। हम नॉर्मली तो बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट बाय इट्स ओन हम क्या कहते हैं, क्या होती है? वो लोग जो बिजनेस को रन करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए मुख्तलिफ लेवल्स चाहिए। कोई अपर मैनेजमेंट है, कोई मिडल मैनेजमेंट है, कोई लोअर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो तीन लेवल है। उन तीन लेवल को मैं डिवाइड करूँ। पहले लेवल का नाम है स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल। दूसरे लेवल का नाम है टेक्टिकल लेवल। टेक्टिकल लेवल। और तीसरे का नाम है ऑपरेशनल लेवल। देखो, ये तीन जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स का मतलब क्या है? हमने एक एक करके तमाम लेवल्स को देखना है और हमें उससे अंदाजा होगा कि जो मैनेजमेंट होती है ना, बिजनेस, एक बिजनेस है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो तीन लेवल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल इसको है, ये है हाई लेवल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक लेवल कौन सी मैनेजमेंट है? पहली बात, हाई लेवल मैनेजमेंट है, जो कि इन्वॉल्व होती है इनटू स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब कि अपर, सबसे ऊपर, जो स्ट्रेटेजी पे फोकस किए बैठी हुई है, जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखने के लिए बैठी हुई है, जो बिजनेस के ऊपर बैठी हुई है और बिजनेस को चला रही, इस तरह चला रही है कि वो समझो कि बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म है ना, कि बिजनेस को आज से 10 साल, आज से 15 साल, आज से 20 साल तक कहाँ पहुंचाना है, या आज अगर हम चल रहे हैं तो किस लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं। सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने वो बताया था कि इन्वेस्टमेंट कोस्ट सेंटर हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पार्ट में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट कोस्ट सेंटर एक होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर, सॉरी, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। उसमें क्या होता है कि अपर मैनेजमेंट देख रही होती है तमाम प्रॉफिट्स को भी, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को भी और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को भी। तो वो लेवल है ना, जो ऊपर वाला लेवल है, जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, वो क्या होती है? वो लेवल होता है स्ट्रेटेजिक लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ द बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस, स्ट्रेटेजिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अपर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इन तीनों में इन्वॉल्व हो। ठीक है ना। अब देखो, इस पार्ट पे बेसिकली सीनियर मैनेजर्स होते हैं। ठीक है ना, सीनियर मैनेजर, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन इन अब जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर्स का काम क्या है? वो यहाँ पे बैठे बैठे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ये उनका काम है। जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कंपनी के गोल्स और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि बिजनेस का गोल, मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस का गोल। मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस का गोल होता है। ठीक है, तो जो मेन पर्पस है उसके ऊपर जो है ना, जो जिसके हाथ में वो मेन पर्पस होता है, जिसने वो करना होता है, बिजनेस को लेके चलना होता है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है। ठीक है, और सारे प्रॉफिटेबिलिटी चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी देखना, फ्यूचर देखना, मार्केट चेंजेस देखना, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, कैपिटल कितना डालना है, कितना नहीं डालना, इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट डाल देनी चाहिए। फिक्स एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जिन पे इनका फोकस होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स में आ गया, मार्केट चेंजेस को देखना, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मुख्तलिफ, मतलब क्या कहते हैं, सेगमेंट्स को देखना। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट्स डील कर रहे हो तो उस चारों की प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रखना कि यार इतना, ये इतना प्रॉफिट से कर लें। कह लो कि यार जो हैवी लेवल पे, जो हाई लेवल पे तमाम बिजनेस को एक नज़र किए हुए बैठी हुई है ना, वो स्ट्रेटेजिक लेवल। ठीक है, और सब कुछ देख रही है तो इसका मतलब, इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिख लूँ
कि जो ये है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन इसकी नज़र में है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक एक चीज़ इसकी नज़र में है, सारी चीज़ों को ये डील कर रही है समझ लो, ठीक है। एग्जैक्ट नज़र में है या नहीं है, लेकिन डील कर रही है। नज़र में ना होने का मतलब ये कि हो सकता है उसके नीचे बंदे काम कर रहे हो, और ऑब्वियसली बातें कर रहे होंगे, अभी उनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। और पहली बात, इसके जितनी भी होल ऑर्गेनाइजेशन में सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इस तक इसको पता होती है, ठीक है ना। और सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सारा इसको पता होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारों पे नज़र किए हुए बैठी होती है। और ये मैनेजमेंट एक बंदा नहीं होता, मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो सारा देख होते हैं। और ज़्यादातर इसका फोकस लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म के कह लो कि 6 साल 10 साल 12 साल बाद के बिजनेस को देख रही होती है, ठीक है। अब एक नॉर्मल सा मैनेजर है, ठीक है, जिसका काम है सिर्फ एक शॉप को देखना, एक दुकान को देखना, वो थोड़ी कहेगा कि यार आज से 12 साल बाद मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। जो पूरी कंपनी के हेड ऑफिस में बैठा बड़ी मैनेजमेंट है, वही ये काम कर रही होगी ना, ठीक है। और एक वर्ड होता है जिस तरह हमने पढ़ा था ना, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी, यहाँ मैं एक बता दूं, जिस तरह हमने पढ़ा था मोनेटरी, बल्कि यहाँ नहीं, एक साइड पे लिखता हूँ यहाँ पे, कि मोनेटरी जो है ना और नॉन मोनेटरी दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। मोनेटरी में मैंने आपको कहा था कि मोनेटरी में क्या होता है, इन द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, कोई डॉलर का साइन है इंफॉर्मेशन में। और अगर नॉन मोनेटरी है तो जैसे क्वालिटी की, तो जो होती है ना मोनेटरी, इसे बोलते हैं क्वांटिटी, इसको एक और नाम भी होता है, इसका नाम होता है क्वांटिटेटिव डाटा। मोनेटरी इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बात एक ही है, ठीक है। इसी तरह नॉन मोनेटरी का मतलब होता है क्वालिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव है तो इसका मतलब यही है कि वो नॉन मॉनेटरी की बात कर रहा है, जैसे कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाई है, तो ये क्वालिटी ही देखनी है ना कि हमारे बिजनेस की क्वालिटी की है, हमारी कस्टमर डीलिंग की क्वालिटी की है, तो नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन बात एक ही है। और क्वांटिटेटिव यानी कि कितनी अमाउंट की है, वो तो वो मॉनेटरी है। तो ये याद रखना कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल है ना, ये क्वांटिटेटिव भी देख रही होती है और क्वालिटेटिव भी देख रही होती है, दोनों चीज़ों को बड़ा फोकस किए बैठी होती है। किसी भी पॉइंट से बिजनेस को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना क्वालिटेटिव लिहाज से ना क्वांटिटेटिव लिहाज से, ये सारा कुछ अपने इस पे देख रही होती है, ठीक है। और ये ना जो इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचती है ना, ये जो ये इंफॉर्मेशन निकालती है, ठीक है, ये कह लो कि एक ना अनप्रडिक्टेबल होती है। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। अनप्रडिक्टेबल यानी कि नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन का मैं मतलब समझाता हूँ। देखो यार, गौर से सुनो, मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि आप लोगों ने आप मुझे आके कहो कि मैंने कल यानी टुमारो, मैंने कल जाना है अपने घर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक आप हॉस्टल आइड हो, एक वैसे ही समझा रहा हूँ, आप हॉस्टल में रहते हो, और मैंने आपको कहा कि आपने मुझे आगे कहा कि मैंने कल घर जाना है, ठीक है। एक ये बात। और दूसरा बंदा आया, वो भी हॉस्टल आइड था, उसने मुझे कहा कि मैंने जाना है 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। अब देखो, जिसने कहा है ना कल जाना है, उसकी बात में सर्टेनिटी ज्यादा है, क्योंकि कल है ना, तो कल की बात ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन 2 महीने बाद पता नहीं, वो हो सकता है 2 महीने के अंदर कोई ऐसी बात हो जाए कि वो हो सकता है पहले चल जाए, हो सकता है बाद में चला जाए। लेकिन कल के अंदर ज्यादा सर्टेनिटी है, 2 महीने के बाद के अंदर ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर हम देखें कि जो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये करते ही जब 5 5 6 6 साल 7 7 साल की इन्वेस्ट वो डिसीजंस हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं, 15 साल के बाद बिजनेस को देख रहे होते हैं, इस वजह से कर तो लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अनप्रडिक्टेबल जो होते हैं ना, जो ज्यादा सर्टेन, ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होते, जो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। क्योंकि वो देखो ना, 5 साल बाद बिजनेस पता नहीं रहता भी है कि नहीं रहता, वो तो हमने आज रहते हुए प्लानिंग की ना, लेकिन अनप्रडिक्टेबल है ना। 5 साल बाद देखो, जिन्होंने 2016 या 2017 में सोचा होगा कि अगले 5 साल बाद हम बिजनेस को इस पॉइंट पे देखते हैं, उनको क्या पता था 2020 हमारा इस तरह गुजरेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, कभी भी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जल्द आप प्रिडिक्ट नहीं कर, हाँ, वो अगर यही कहे कि हमने महीने के अंदर ये काम करना है, ये समझ आती है। लेकिन अगर 5 5 6 6 साल की बात करें, तो वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है। अलबत्ता इस चीज़ को किया जाता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखनी होती है साथ साथ उसी के, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होगी।
हाँ, उस शॉर्ट टर्म प्लानिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म प्लानिंग अचीव कर सकते हो, लेकिन दरमियान में आप लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं पता कि शॉर्ट टर्म आप करी जाओ दरमियान में ऐसा अप एंड डाउन आ जाए कि आपको समझ ही ना आए। तो ये चीज़ होती है कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल जिस पे फोकस किए बैठी होती है। इसके बाद हमारे पास जो लेवल आता है वो होता है टैक्टिकल लेवल। टैक्टिकल लेवल बेसिकली है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, टैक्टिकल लेवल। ठीक है। बेसिकली ये अगर देखा जाए स्ट्रेटेजी लेवल ये पूरी कंपनी को देख रही होती है, लेकिन टैक्टिकल लेवल डिपार्टमेंटल लेवल होता है। डिपार्टमेंटल लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है ना उसे बोलते हैं टैक्टिकल लेवल। ठीक है। होती ये भी देखो, मैनेजमेंट जो भी हो काम उसका प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग ही होगा। ठीक है। लेकिन किस लिहाज से वो था, पूरी कंपनी को देखने के लिए। ये है डिपार्टमेंटल लेवल पे प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और किस चीज़ की, रिसोर्सेज की प्लानिंग कंट्रोलिंग, रिसोर्सेज की जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो आपके पास मटेरियल हो, आपके पास लेबर हो, आपके पास मशीन अवेलेबल हो, आपके पास क्या कहते हैं कोई अगर चीज़ रिक्वायरमेंट है इंडायरेक्ट मटेरियल की, इंडायरेक्ट लेबर की, हेल्पर्स की, सुपरवाइजर्स की, तो वो सारे अवेलेबल हो। ये इस चीज़ों पे इन्वॉल्व होती है कि यार कोई काम हमारा रुके ना। क्योंकि अगर यहाँ पे डिपार्टमेंटल लेवल पे प्रॉपर काम होगा तो ऑब्वियसली बात है हर डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा, तो स्ट्रेटेजिक लेवल भी अचीव हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी अचीव होती चली जाएगी। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल लेवल नहीं काम करेगा ठीक से तो स्ट्रेटेजिक लेवल भी नहीं अचीव हो सकता। यानी कि जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें आपस में। जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे आप लोग कहो कि मैं हमारा ना 30 डेज के बाद पेपर है, आप लोग कहो कि हमारा 30 डेज के बाद पेपर है, और तो मैं आपसे कहूँ कि अच्छा आपने प्लानिंग किस तरह की है, लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग है, आपने कहा लॉन्ग टर्म में तो ये प्लानिंग है कि मैं ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। अच्छा, मैं फिर आपसे पूछूँ कि जब बताओ फिर शॉर्ट टर्म में क्या प्लानिंग है, आप कहोगे मैंने ये सोचा है कि हर हफ्ते जो है ना, मैंने ये सोचा है हर वीक में फॉर एग्जाम्पल बुक के 40 चैप्टर्स हैं। ठीक है। आपने सोचा कि अच्छा महीने में 4 वीक्स होता है, आपने सोचा कि मैं हर वीक में 10 चैप्टर्स करूँगा। ये आपकी हो गई मिडल प्लानिंग। ठीक है। क्योंकि हर वीक में 10 चैप्टर्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब महीना गुजरेगा तो आप एक बुक को कंप्लीट कर चुके होगे। अच्छा, यहाँ तक अभी रुको, इसे आगे भी आता हूँ अभी। तो मतलब आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया कामों को। इस तरह डिपार्टमेंटल लेवल पे बड़े कामों को डिवाइड कर देने से क्या होता है, ये काम जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। इस लेवल की मैनेजमेंट यही दे रही होती है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ किस तरह कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को यूज़ किस तरह कर रहे हैं। मतलब कह लो कि हाउ मच द रिसोर्सेज शुड बी रिक्वायर्ड एंड हाउ एफिशिएंटली दे आर बीइंग एम्प्लॉयड। ठीक है। रिसोर्सेज में आप एम्प्लॉयड मतलब कि यूज्ड के, रिसोर्सेज में मटेरियल लेबर भी आ सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी को देखना, प्रोडक्टिविटी अब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपको जितने यूनिट्स बनाने थे, क्या आप जितने यूनिट्स बनाने थे उससे ज़्यादा बनाए हैं या उससे कम बनाए हैं, इस चीज़ को मेजर करना। ये यही तो है कि आपने रिसोर्सेज को कितना अच्छा यूज़ किया है। इसी से तो पता चलता है कि आपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया है, एफिशिएंटली यूज योर रिसोर्सेज। तो ये इस लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है वो इन चीज़ों को देख रही होती है और कितना इफेक्टिव आपने ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्स को यूज़ किया है। इसके बाद जो वेरिएंस रिपोर्ट, कि यार अच्छा यार अगर हमने इस तरह यूज़ कर लिया, हमारे कोई क्या कहते हैं एडवर्स बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस आया, उस पर रिपोर्ट बनाना, देखना कि यार ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये हम यहाँ पे इतने रुपए की लगना चाहिए था मटेरियल, इससे ज़्यादा क्यों लग रहा है। ठीक है। और डिपार्टमेंट का प्रॉफिट देखना, यहाँ पे तो था ना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे तो कंपनी की स्ट्रैटेजिक में, लेकिन यहाँ पे क्या डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स देखना कि हर डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट निकाल रहा है, हर डिपार्टमेंट के मुताबिक कितना प्रॉफिट हमारा बन रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये रॉ मटेरियल, जो मटेरियल आना है, ये तो है उसी में रिसोर्सेज में ही आ गया ना कि रॉ मटेरियल का क्या हिसाब किताब है। ठीक है। और इसके बाद जनाब अगर आप देखो कि रॉ मटेरियल के बाद हमारे पास अगर देख, हाँ लेबर, लेबर जिस तरह लेबर भी रिसोर्स है। ठीक है। तो लेबर की शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब पता है क्या होता है, देखो लेबर जो होती है ना वो एक अगर कंपनी में आती है, कंपनी में 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं और एक ही लेबर काम कर रही है तो उसी को इधर उधर शिफ्ट करना होता है। अगर आपने उसकी शेड्यूल नहीं बनाया तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। तो लेबर को प्रॉपर मैनेज करना कि यार वो हमें हमें जितना हम उसे पे करें हम उसके मुताबिक वो काम भी करके दे।
ये ना हो कि हम लोग उसे बस खुलेआम छोड़ा हुआ है, जहाँ मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी, उसे कोई समझ मतलब देखने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा ना हो। प्रॉपर इसका जो है ना स्केड्यूलिंग हो, ठीक है। तो ये टैक्टिकल का काम है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करते थे होल होल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील। जो टैक्टिकल लेवल है वो फिर किससे करता है, वो डिपार्टमेंटल लेवल पे देखता है। वो डीलिंग कहाँ करता है, डिपार्टमेंटल लेवल पे, ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रैटेजी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज को लेके चलती थी। ये ओनली इंटरनल, इसमें एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं देख रहा होता, ये सिर्फ डिपार्टमेंटल के इंटरनल चीज़ें देख रहा होता है। ये लॉन्ग टर्म था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट और मीडियम टर्म। मीडियम टर्म क्या होता है कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। कि ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लंबा पीरियड हो, दरमियानी पीरियड हो, ठीक है। इसके बाद ये इसका कह लो कि ये लोअर लेवल, मतलब कह लो कि यार तकरीबन स्ट्रेटजी के मुताबिक ये लोअर लेवल पे, ये तो हमने समझ ही लिया, ठीक है। अच्छा, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को देख रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव को देखते हैं। ये मैंने फ़र्क इसलिए बताया ताकि आप रिलेट कर सको कि यार वो वाली मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो ये फ़र्क थे आपस में, ठीक है। और एज कम्पेयर टू मतलब जो ये वाला पार्ट है स्ट्रेटेजिक में, मैंने कहा ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो ये भी, ये अनप्रिडिक्टेबल ये भी होता है, लेकिन लेस देन स्ट्रेटेजिक। कि मतलब इसमें आप अगर प्लानिंग करते हो ना 6 महीने की, ठीक है, तो 6 महीने की प्लानिंग ज्यादा कम मतलब वो हो सकती है, असर्ट मतलब वो ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल नहीं होगी। वो यही होगा ना कि क्या कहते हैं, अच्छा 6 महीने बाद हमने ये करना है तो वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे हमारी प्लानिंग होती है 5-6 साल की। तो एज लेस देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यहाँ पे अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। या कह लो कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होती है टैक्टिकल में एज कम्पेयर टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद आ गया जनाब आपके पास ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में बेसिकली कौन सी मैनेजमेंट होती है, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट होती है। जो ये आपके क्लर्क्स होते हैं, जो आपके फोरमैन्स होते हैं, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट हो, ठीक है। जो आपके मतलब जो क्लर्क नहीं होते, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर क्लर्क होते हैं, जो जो सारा सामने बैठ के मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। असल में इनका क्या होता है, इनका ना इनको एक एक टास्क दिया जाता है। इनको टास्क दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं ना एक, मैं क्या कहते हैं, फैक्ट्री में हूँ। और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने जो है ना जाना है और लेबर को देख के आ जाना है। मेरा बस यही काम है, सुपरविजन ऑफ लेबर। मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक है। जाना है और मैंने जाके क्या करना है, उनको देख के आ जाना है सिर्फ। या फिर मैं खुद भी बाय इट्स ओन, मैं क्या हूँ, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर हूँ। मैं सिर्फ जाता हूँ, चीज़ बनाता हूँ और आ जाता हूँ। मेरा इसके अलावा ना ये काम है कि भाई मैंने कोई वेरिएंस रिपोर्ट देखना है, मेरा ना ये काम है मैंने कोई प्रॉफिट्स की तरफ जाना है मेरा, या ना ये काम है कि मैं रॉ मटेरियल कितना लग रहा है ये वो, ठीक है। मेरा क्या काम है, मैं गया, लेबर मेरा काम है, मैं बस वो क्या कहते हैं, काम किया, यूनिट्स बनाए, बस आ गया अपने अपने जो वो मेरा टारगेट था उसे अचीव किया और आ गया। बस जो फ्रंट लाइन, जो छोटे लेवल पे मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो छोटे लेवल पे मैनेजमेंट होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डे टू डिसीजन होते हैं। डे टू डे की डिसीजन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो ये मैनेजमेंट कर रही होती है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था ना, कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि 30 दिन बाद पेपर है, मैंने बुक के 40 चैप्टर खत्म करने हैं। वीक में आपने क्या सोचा, 10 चैप्टर। अब आप क्या करोगे, अब आप डेली बेसिस पे अगर देखोगे ना कि अगर मैंने वीक में खत्म करने हैं, तो आप इस तरह थोड़ी कर सकोगे कि वीक में खत्म करने 10 वीक का हिसाब रखोगे, नहीं। आप कहोगे अच्छा वीक के 10 है, मतलब कि डेली के मुझे 1.5 चैप्टर्स करने चाहिए, तब जाके मेरे कोई तकरीबन कोई 10 को चैप्टर मेरे एट द एंड होंगे, एट द एंड ऑफ वीक। तो ये वाली जो प्लानिंग है ना, ये वाली डेली की प्लानिंग, ये होती है ऑपरेशनल, ये टैक्टिकल। और 30 दिन बाद एक बुक खत्म करनी, 40 खत्म करने, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो ये तीनों प्लानिंग, तीनों लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जिसपे कंपनी चल रही होती है। और बेसिकली इनका काम ज़्यादा ना वो क्या होता है, ये असल में ना जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं, इनका एक ही स्पेसिफिक टास्क होता है, इन्होंने वही अचीव करना होता है, और इनको वही अचीव करके इनका जो है ना वो इनका टारगेट पूरा हो जाता है। और ये क्या करते हैं, मतलब इनका रोज का एक वही काम है कि आए, वो काम किया और चले गए, बस।
ठीक है, डे टू डे डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे सुपरवाइजर है, उसका काम है सिर्फ लेबर को देखना, डायरेक्ट लेबर हो गई। ठीक है, उनका काम है आए, प्लानिंग के मुताबिक काम किया, ठीक है, देखा थोड़ा बहुत कि अच्छा यार हम हमें ये माल ज़ाया नहीं करना चाहिए, प्लान बनाया, ठीक है, और चले गए, बस। और क्या काम है इनका, और कोई काम नहीं होता। तो ये जो फ्रंट लाइन होते हैं ना, छोटे लेवल की मैनेजमेंट, जिसे बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। अब इनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये किन चीज़ों में डील करते हैं, मैं फ़र्क यहाँ पे बताने लगूँ इन तीनों में फ़र्क जो किया था। बेसिकली इसमें डिपार्टमेंटल लेवल भी नहीं होता, इसमें तो टास्क स्पेसिफिक, बस एक एक टास्क है, उसके लिए बस ये स्पेसिफाइड होते हैं और इन्होंने वही कंप्लीट करना होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, इनका तो बाहर से कोई काम ही नहीं है, ये भी इंटरनल इंफॉर्मेशन के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, जो उनको इन्फॉर्मेशन इंटरनली मिलती है उसी पर चल रहे होते हैं। ठीक है ना, और ये जो है ना, ये तो बल्कि शॉर्ट टर्म से भी एक छोटा टर्म होता है, उसे बोलते हैं इमीडिएट टर्म। उसी वक्त देख रहे होते हैं हमने क्या मतलब इनका क्या सीन होता है, लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं, इनका होता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इनका होता है इमीडिएट टर्म, कि अभी सोचा, अभी देखा, अभी उनको टास्क मिला, उन्होंने अभी अभी देखा, चाहे आज हमने ये नहीं नजर है, प्लानिंग की जल्दी से उसी वक्त, और उसी वक्त उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में ये क्या होता है कि डिटेल्ड अबाउट इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली डिटेल में देखते हैं। डिटेल किस तरह, देखो, जो बड़ी बड़े लेवल पे मैनेजमेंट है वो कहेगी कि इस साल में हमने इतने यूनिट्स बनाने हैं, तकरीबन इतने बनाने हैं, उसको कंफर्म नहीं पता कितने बनते हैं। डिपार्टमेंटल लेवल के, अच्छा यार साल में इतने तो महीने में इतने बनाने हैं, ये हिसाब किताब है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है वो डिटेल में देखेगी कि अच्छा यार इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो इसके लिए हमें इतना मटेरियल चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, एक एक चीज़, इतना रॉ मटेरियल मंगवाओ, ये करो, मशीन वगैरह लगाओ, मशीन को तैयार करो, मशीन सेटअप करो, सेटअप लगाओ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मतलब डिटेल में चीज़ों को देख रही होती है, इन्फॉर्मेशन को डिटेल, उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑपरेशन चलाने के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली फ्रीक्वेंटली, मतलब कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना वो फ्रीक्वेंटली बनती है, लाइक वीकली और डेली, वीकली या फिर डेली जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन बनती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रोज रोज का काम है तो रोज रोज ही बनेगी ना इन्फॉर्मेशन। और ये ज़्यादातर ये लार्जली क्वांटिटेटिव ही होती है, क्वालिटेटिव बेसिकली सिर्फ उसी में ही है, स्ट्रेटेजिक में ही है। ठीक है, और ये तो इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होती है, ये हाईली प्रिडिक्टेबल होती है। भला क्यों, देखो अभी सोचा, मैंने कहा कि ना स्टोर से जाओ और 20 किलो ना रॉ मटेरियल उठा लाओ अभी, क्योंकि अभी हमने ये स्टार्ट करनी है प्रोडक्शन। तो कितनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है बनस्बत इसमें, मैं कहूँ कि यार मैंने 6 साल बाद जाके जो है ना इस लेवल पे पहुंचना है। तो वो फर्क आ जाता है ना प्रेडिक्टेबिलिटी में। तो ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ये हाईली प्रिडिक्टेबल है। और ये मैं अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं लिख सकता इसमें, इसमें कह लो कि मीडियम लेवल पे प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा है प्रिडिक्टेबल, स्ट्रेटजी से लेवल लेवल से ज़्यादा, और ऑपरेशनल लेवल से कम है। ये सीन है, मतलब इन बिटवीन जो सीन है ना वो इसका होता है। तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिस पे बिजनेस जो है ना रन कर रहा होता है। ये इस इन तीनों के बारे में आप लोगों ने क्या करना है, ये तीनों लेवल बेसिकली आपको किट में दिए होंगे, ठीक, सॉरी बुक में दिए होंगे, आप लोगों ने ना एक मरतबा पढ़ लेना है। अगर कोई पॉइंट इशू आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। अगर किसी को मेरे लेक्चर्स में इशू हो, या किसी को मुझसे कांटेक्ट करना हो फॉर एनी पॉइंट रिलेटेड टू ACCA, वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं ऑलमोस्ट इस पर ऑनलाइन होता हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया उससे इसमें भी कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा यार, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि F2 के लिए नया है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसका नाम है सैम्पलिंग। देखो सैम्पलिंग का मतलब पता है क्या होता है, सैंपल, सैंपल से निकला सैम्पलिंग। ठीक है, और सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ये होता है कि आप क्या करते हो, आप लोगों में से कुछ लोग उठाते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे ना पता करना है कि लाहौर के अंदर क्या कहते हैं,
हाँ, मुझे पता करना है कि लाहौर के अंदर जो है ना कितनी चोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग, कितने डाकू हैं और कितने डकैतियां वगैरह होती हैं, ठीक है ना। अब मैं लाहौर के हर बंदे से थोड़ी पूछूंगा। मैं जाऊंगा हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें घर में जाऊंगा, किसी से पूछ लूंगा, रैंडमली पूछ लूंगा। कोई एक बना लूंगा, एक एक क्या कहते हैं, सैंपल फ्रेम का मतलब ये होता है कि लिस्ट बना लूंगा इन लोगों की या कोई ऐसा पॉपुलेशन जिनसे पूछना है मैंने, ठीक है। अब सारों से पूछने लग गया तो देखो लाहौर की आबादी 2 करोड़, 1.5 करोड़ पे तो आबादी है। इतनी आबादी से मैं कहाँ पूछूंगा। मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, कोई खास लोगों से पूछूंगा। हर पांचवें घर से पूछ लूंगा, हर 10वें घर से पूछ लूंगा। मेरी टीम है, मतलब मैं अकेला थोड़ी, मेरी टीम है, वो हर 10वें घर से जाके पूछेगी कि आपका क्या राय है कि लाहौर के हालात कैसे हैं, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह की डेड पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से इस तरह की पॉपुलेशन निकाल के उनसे कुछ पूछते हो, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इस पॉइंट कि आपको सेलेक्ट करना और उनसे पूछना, उनसे उनको सिलेक्ट करना होता ही है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल उठा रहे हो, ठीक है। सैंपल का क्या मतलब होता है, एक छोटा सा पार्ट उठा रहे हो उसमें से, ठीक है। सबसे थोड़ी पूछूंगा। तो सैम्पलिंग का सबसे पहले ना मैं आपको पर्पस बता दूं कि पर्पस क्या होता है। देखो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कभी कभार आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, और इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, टू गेन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब ये कि जिससे आपने पूछना है, जो आपने सिलेक्ट कर लिया अपनी पॉपुलेशन, ठीक है ना, बाय ऑब्जर्विंग। ये डेफिनेशन याद रखनी है, मतलब इसको समझ लेना कि मैं इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कहना क्या चाह रहा है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सच एज ऑब्जर्विंग ए सैंपल। है, इसको छोड़ो, यहाँ तक काफी है डेफिनेशन। देखो, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए ना, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में आप एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को उठाते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। जैसे मैंने पता करना है कि इस मुल्क के अंदर या इस शहर के अंदर या इस इलाके के अंदर कितने लोग एसीसी कर रहे हैं। मेरे मेरा ये मतलब ना, मैंने ये जो चीज पता करनी है ये पता करनी है, ठीक है। अब मैं जब हर घर पूछूंगा, ये भी सैम्पलिंग है, हर घर घर से पूछूंगा, ये भी सैम्पलिंग है। अगर मैं हर पांचवें घर से पूछूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं हर स्मॉल प्रोपोर्शन उठा रहा हूँ दरमियान से, और उनसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार क्या लोगों को एसीसी का पता भी है कि नहीं पता, ठीक है। या मैं क्या करूंगा, अगर मैंने पूरे लाहौर में पता करना है तो मैं हर इलाके में अपने बंदे को भेजूंगा और कहूंगा कि हर इलाके के 20-20 घरों को देख लो, 20-20 घरों सेलेक्ट कर लो, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, चाहे पहला घर चाहे दूसरा घर, ये मर्जी है। या मैं उन्हें कह दूं कि यार हर पांचवें घर से ही करनी है, हर हर पांचवें घर में जाना है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उसके बाद आगे 10वां, फिर 15वां, हर घर से नहीं पूछना, हर पांचवें घर से पूछना है। या मैं उन्हें कह दूं कि यार आपने सिर्फ इस इलाके की इस गली इस स्ट्रीट में जाना है और इन्हीं से पूछना है। तो ये सारों का मतलब क्या है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक स्मॉल हिस्सा उठा रहे हो और उनसे उनसे इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, यही है ना। तो सैम्पलिंग का मकसद इंफॉर्मेशन गेन करना ही होता है, ठीक है। तो जो इसमें पॉपुलेशन वर्ड है ना, पॉपुलेशन पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, देखो, कि जिसको आपने अंडर कंसिडरेशन किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा लाहौर के शहर में देखना है, ठीक है। तो मेरी पॉपुलेशन लाहौर है, मेरी पॉपुलेशन लाहौर है। सैंपल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स जो मैंने मतलब जो मैंने उठाना है ना, उसमें से जो मैंने उनमें से लाहौर के लोगों में से मैंने पूछना है, वो मैंने सैंपलिंग करनी है, वो तो सैंपल है, और पॉपुलेशन क्या लाहौर है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली ना मिक्स नहीं करना। पॉपुलेशन है लाहौर, ठीक है, पॉपुलेशन क्या लाहौर, लाहौर के अंदर से मैंने सैंपल उठाना है, वो है सैंपलिंग, ठीक है। अच्छा, देखो, सैम्पलिंग की तरह एक और वर्ड होता है, अभी सैम्पलिंग को हमने डिटेल में करना है, एक एक चीज पढ़नी है, लेकिन सैम्पलिंग की तरह एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं सेंसस। सेंसस मैं आपको एक मजे की एग्जांपल से समझाता हूँ।
हम लोग ना, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ किसी क्लास का, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि क्लास में आओ सारे, ठीक है, और आप लोग एक दिन मैंने पढ़ाया और मैंने कहा अगले दिन मैं तुम लोगों से सुनूंगा, कोई सबक मैंने उनको दिया और मैंने कहा कि अगले दिन तुम आओगे ना तो मैं तुम लोगों से सुनूंगा। वो सब अगले दिन आए, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने हर दूसरे बंदे से सुनना शुरू कर दिया, ये रैंडमली सुनना शुरू कर दिया। आधी क्लास से मैंने सुना, ठीक है, सजा भी दी जिन्होंने नहीं किया था, और कुछ बच गए जिनको मैंने सुना ही नहीं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मैं ना फुल गुस्से में था, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं कभी नहीं होता गुस्से में, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्से में था, ठीक है। मेरे पास आए स्टूडेंट्स आए, मैंने सोचा यार आज जो है ना, करना कुछ यूँ है कि आज मैंने सारों को बस पकड़ लेना है। मैंने सबसे सुनना शुरू कर दिया, ए टू जेड सबसे सुना, सबकी मैंने क्लास ली। जब मैं पूरी पॉपुलेशन को एग्जामिन करना शुरू कर दूंगा, इसको कहते हैं सेंसस। जब मैं पॉपुलेशन के अंदर से एक थोड़ा सा हिस्सा देखूंगा, तो उससे स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन देखूंगा, उसे बोलेंगे सैम्पलिंग। लेकिन जब मैं होल पॉपुलेशन, जैसे मैंने सोचा कि लाहौर में पता करो कितने लोग, कितनी डकैतियां होती हैं, या एसीसी के बारे में किसको पता है, तो लाहौर के एक एक घर से जब मैं पता करने लग जाऊंगा, तो वो होल पॉपुलेशन को मैंने देखा, होल पॉपुलेशन से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। जब होल पॉपुलेशन की बात आएगी तो वो क्या है, सेंसस है, वो सैम्पलिंग में नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ लाहौर के हर घर से देखो, तो पूरा लाहौर ही पता करना ना, वो तो फिर सेंसस है, वो सैम्पलिंग नहीं है। सैम्पलिंग होती है जब उसमें से पार्ट उठाया जाए और उनसे इंफॉर्मेशन गेन की जाए, तो इन दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ, फिर इसके मैं फायदे बता दूं, सैम्पलिंग का फायदा क्या होगा उस लिहाज से कि ये टाइम सेविंग है एज कम्पेयर टू सेंसस, क्योंकि सेंसस पर टाइम सेविंग नहीं ना, सेंसस पे टाइम सेविंग नहीं होगा ये, इट इज नॉट टाइम सेविंग। इसमें तो भाई एक एक से पता करने जाके, ठीक है। और इसमें ये है कि आपको जो सेंसस में ये होता है कि आप जो है ना, एक क्वेश्चन ही पूछोगे, एक क्वेश्चन ही पूछोगे, आप मुख्तलिफ क्वेश्चन ही पूछोगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। लेकिन सैम्पलिंग में आप एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, कम लोगों से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि लोग और के जो जो जहाँ के रहने वाले होते हैं उनकी जहनीत सेम होती है, उनको जो एक खबर मिली होती है किस्म की तकरीबन सेम ही होती है। तो सैम्पलिंग से मैं ज्यादा चीजों, ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूँ एज निस्बत, अगर मैं सेंसस करूँ। जैसे हमारे वो कह लो वो मरदमशुमारी होती है ना, मरदमशुमारी, वो हर घर जाते हैं, हर घर से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके घर में कितने अफराद हैं, ये वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेंसस होता है, उसको हम सैम्पलिंग में नहीं कहेंगे। वो हर घर जाते हैं, हर घर से पूछते हैं। लेकिन हर दूसरे घर या तीसरे घर से पूछना कि यार आपके घर में कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे, अक्सर आते भी हैं लोग इस तरह के, तो कितने कमाने वाले हैं, कितने खाने वाले हैं, और ये वो, तो अगर हर दूसरे तीसरे घर से पूछेंगे तो वो सैम्पलिंग, ठीक है। अब देखो, एक वर्ड होता है सैंपल फ्रेम। देखो सैंपल फ्रेम पता है क्या होता है, सैंपल फ्रेम होता है कि जो आपने जिस पॉपुलेशन में से जो, जिनसे पूछना होता है ना, जिस जिनसे आपने पूछना होता है, जैसे आपने पॉपुलेशन में से सोचा हुआ कि जो सारी पॉपुलेशन है, उसमें मैं इस तरह पूछूंगा कि जितने भी घर जो है ना, जो एक घर है उसके पांच गुजरने के पांच, मतलब पांच छह घर, पांच छह घर से पूछूंगा, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या सैंपल फ्रेम है कि मैंने हर पांच छह घर से पूछना है, ठीक है ना। बेसिकली ये कि लिस्ट है उनकी, किन की बोला, जिनसे मैंने सैंपल उठाना है, जिनसे मैंने इंफॉर्मेशन उठाना है, जो मेरी सैंपल में है, ठीक है, ये उसकी लिस्ट है कि मैं यार इन इन लोगों से पूछूंगा। पहले आप बनाते हो कि पॉपुलेशन की लिस्ट, ठीक है, पहले पॉपुलेशन की लिस्ट बनाते हो कि लाहौर, उस लिहाज से लिस्ट बनाई, उसके अंदर फिर आप क्या कहते हैं, प्रॉपरली सैंपल फ्रेम सेलेक्ट करते हो, और फिर आपके लिए इजी हो जाता है ना सैंपल लेना। अगर आप सैंपल फ्रेम नहीं ना बनाओगे, पता क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने किससे पूछना किससे नहीं पूछना। सैंपल फ्रेम आप एक लिस्ट बना लेते हो, प्रॉपर नंबर्ड लिस्ट होती है, उनसे जाके आप प्रॉपरली सैंपल उठाते हो, ठीक है, बात पूछते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, या जो भी आपने, आपका जो भी मकसद है उसको कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। तो उस सूरत में आप जो है ना, मतलब कि सैंपल फ्रेम आपके लिए, मतलब बनाना बनाते हो ताकि आपके लिए इजी हो सके, ठीक है। और कभी कभार देखो, अगर तो एक छोटा सा हिस्सा है ना, छोटा सा पार्ट है, तो उसमें तो आप सैंपल फ्रेम इजीली बना सकते हो, ठीक है, उसमें आप सैंपल फ्रेम इजीली बना सकते हो। लेकिन अगर आपने कहा कि पूरे मुल्क के बंदों का सैंपल फ्रेम बनाओ, तो वो मुश्किल भी हो सकता है। तो सैंपल फ्रेम जरूरी नहीं हमेशा ही सैंपल फ्रेम बन सके, एक छोटे इलाके का बन सकता है, छोटे जिले का बन सकता है।
लेकिन पूरे मुल्क के लोगों का सैंपल फ्रेम और ये वो बनाना मुश्किल भी हो सकता है। तो एक किस्म का सिर्फ ना, जितना मैंने अभी तक सैम्पलिंग में पढ़ाया है, एक किस्म का सिर्फ और सिर्फ ये देखो, मैं मेरा ये है कि जो जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें आप लोगों को ना एक ना, कह लो, एक लॉजिक होना जरूरी है बनिस्बत इसके कि आप इंग्लिश की डेफिनेशंस पे कंप्लाई करो। देखो सिर्फ एक छोटी सी बात देखो, मैंने अभी तक ये बताया, छोटा सा मैं जो मैंने अभी तक बताया इंट्रोडक्शन बता दूं, उसके बाद फिर हम इसकी ना आगे टाइप्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया सैम्पलिंग में कि होती क्या है सैम्पलिंग। आपने सोचा कि मुझे ना इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी, ठीक है, उसके लिए आपने ना एक एक पॉपुलेशन डिसाइड की, और उस पॉपुलेशन में एक किसी तरह आपने सैम्पलिंग की डिसीजन लिया, किस तरह कि हर मैं इस घर से इंफॉर्मेशन लूंगा, इस घर से इंफॉर्मेशन लूंगा, और इस तरह आपने जब मुख्तलिफ एक मतलब शॉर्ट मतलब एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के अंदर से एक स्मॉल प्रोपोर्शन उठाई और उनसे इन्फॉर्मेशन ली, इसे सैम्पलिंग बोला। और अगर आप हर किसी से इन्फॉर्मेशन लोगे उसे सेंसस बोलना है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो, सैम्पलिंग का मतलब समझ आ गया। अगर किसी को फिर भी कोई पॉइंट पे इशू हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ भी सकता है, ठीक है। अब देखो, अ, देखो यार, इसमें अब ना मैं आप लोगों की तरफ जानने लगूँ कि सैम्पलिंग की ना टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, एक मरतबा कोशिश करना कि जो चैप्टर है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन F2 का, अगर तो वैसे तो मैं इंशाल्लाह ताला काफ़ी पॉइंट्स जो है ना डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास टाइम है और बुक रीडिंग का शौक भी है, तो आप बुक से इसके जो पॉइंट्स है ना, खासतौर पे सैम्पलिंग और इससे ऊपर वाला जो मैंने बताया था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो जो ऊपर वाला मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कराए हैं, ये जो दोनों है ना, इनको एक दफा पढ़ लेना, जो नए टॉपिक्स हैं खास तौर पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ना दिमाग में उस वहाँ पे दो चार एग्जांपल्स और आपको नजर आएंगी, वहाँ पे दो चार बातें आपको और जब पता चलेंगी तो आपकी ये चीज़ कंफर्म, मतलब आपको समझ आ जाएगी, अच्छा यार कि यार ये चीज़ इस तरह हल करनी है, मतलब इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, एक क्या कहते हैं कि दिमाग में छुप जाएगी वो चीज़, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वैसे तो मैं इंशाल्लाह इस तरह समझाऊंगा कि आपको जो जो नहीं भी बुक पढ़ेगा उसके लिए काफ़ी है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आप मजीद पक्का करना चाहते हो तो बुक पढ़ना ज़्यादा मैं यहाँ इस चैप्टर में रेकमेंड करता हूँ कि बुक पढ़ो, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, एक जनाब होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पता है क्या फ़र्क है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ना बेसिकली आपको ना जिन लोगों से आपने पूछना होता है ना, जिस मेंबर से आपने जाके पॉपुलेशन की जिस मेंबर से जाके आपने वो सैंपल उठाना है ना, आपको उसका चांस पता होता है, परसेंटेज ऑफ चांस पता होता है, आपको प्रोबेबिलिटी पता होती है, अच्छा यार इसके इसमें ना इसके इतने परसेंट चांस है कि इसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने किसी से भी पूछना है, ठीक है, अब सब में फिर 50-50 चांस हो गया ना, कि 50% है कि मैं पूछ लूंगा, 50% नहीं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ खास यहाँ तक कि जो लोग हैं इनसे पूछना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ना बोर्ड का रिजल्ट आया और जिनके 900 से ऊपर है ना मार्क्स, उनसे सिर्फ पूछना है, उनसे जो नीचे है उनसे किसी से भी नहीं पूछना, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इसमें तो कंफर्म हो गया ना कि जिनके 900 से ऊपर मार्क्स आए हैं मैंने उन्हीं से बात करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। लेकिन जिनके 900 से नीचे उनसे मैंने बात ही नहीं करनी है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने हर 5वें घर से पूछना है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना कि हो सकता है जिस तरह वो काउंटिंग करें, 5वें नंबर वाला घर मेरा बने, मेरे से आगे पूछ लें, जब मेरा ना बने तो मेरे से ना पूछें। तो कुछ होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको ना चांस पता होता है मेंबर का कि जिससे पूछा जाएगा। नॉन चांस, नॉन प्रोबेबिलिटी में चांस नहीं पता था, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी के हम बाद में आते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पहले मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आगे मजीद 5 टाइप्स में डिवाइड है। अब जितनी भी मैंने आपको अभी तक एग्जांपल दिए ना, वो 5 टाइप्स के अंदर ही है, मतलब जितना मैंने बताया वो इसी के अंदर ही है। जब आप देखोगे आपको लगेगा ये वही है जो हमने पढ़ लिया हुआ है एक किस्म का। पहली चीज है रैंडम सैम्पलिंग।
देखो रैंडम सैम्पलिंग पता क्या होती है, इसमें ना आप ना रैंडमली जाते हो, बगैर कोई चीज़ सोचे, बस ये सोचा होता है कि मैंने पूछना लाहौर के लोगों से है। लाहौर आए, लाहौर के लोगों से पूछना, लाहौर में आप निकले और आपने अपनी मर्जी से किसी से भी कुछ, किसी से भी वो पॉइंट पूछ लिया, ठीक है। जिसमें आप सैंपल को किस तरह सिलेक्ट करते हो कि आपको कुछ नहीं पता होता लोग के आप किससे पूछ रहे हो किससे नहीं पूछ रहे। तो हर बंदे के इक्वल चांस है ना कि पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता, इक्वल चांस है सबके पास कि वो सैंपल में आ जाए या वो ना आए। ऐसा ही है ना, सैंपल में चाहे वो आ जाए या ना आए, तो 50-50 हो गया ना। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ, किसी से नहीं पूछा, तो हर किसी के इक्वल चांस है कि किसी से पूछा जा सकता है, किसी से नहीं पूछा जा सकता। 50-50 चांस है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप इसमें इक्वल चांस होता है सबका, ठीक है। जैसे अब एक क्लास है, एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरह समझो, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने ना सोचा मैं रैंडमली पूछना है किसी से भी। मैं देख रहा हूँ सबको, मैंने एक बच्चे को उठा लिया, मैंने ऐसे पूछा, वो बैठ गया, उसे सही बताया, वो बैठ गया। मैंने अब अगले से पूछना है, देखो हर किसी का इक्वल चांस है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। और किसी को नहीं पता मैं किसे पूछ सकता हूँ, और ये मुझे ही पता है कि मैंने किसे पूछना है, ठीक है ना। तो हर किसी का इक्वल चांस आ गया ना, पूछा जा भी सकता है, पूछा नहीं भी जा सकता, तो 50-50 वाला सीन हो गया ना, 50% और 50% वाला। तो ये होती है रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें मैं जो है ना अपने सैंपल, जो पॉपुलेशन में से सैंपल इस तरह उठाता हूँ कि कुछ पता नहीं होता कि मैं किससे मैं पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर ना इक्वल चांस होता है, जिस वजह से ना इसके अंदर ना बायसनेस नहीं होती, नो बायसनेस। बायसनेस का मतलब पता है क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल क्लास बैठी हुई है 30 बच्चों की, उसमें से 10 बच्चे मेरे ऐसे फेवरेट बच्चे हैं, 10 बच्चे फेवरेट हैं और 20 नॉर्मल बच्चे हैं। 10 मेरे फेवरेट ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं उनसे ना पूछूं, ठीक है। तो अब देखो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ ना। मैं ये तो नहीं ना कि यार हाँ उस उन्हीं से पूछना है, मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ, उनसे भी, तो इसके अंदर बायसनेस नहीं होती। हाँ लेकिन वो तो एक अलग बात है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग बाय इट्स ओन जो है ना, वो यही है कि आप रैंडमली किसी से भी पूछ सकते हो, चाहे वो आपका जानने वाला है, चाहे वो आपका नहीं जानने वाला। आप ये सोच के नहीं करोगे कि यार ये मेरा जानने वाला है या नहीं जानने वाला, आप उसे पूछोगे इस किस्म की सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो है ना, इसमें आपको कोई सैम्पलिंग जो फ्रेम होता है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नो सैम्पलिंग फ्रेम एग्जिस्ट, सैम्पल फ्रेम इसमें नहीं ना बना सकते। आपको क्या पता, आपने रैंडम पूछना है, आपको क्या पता आपने किससे पूछना है। तो सैम्पल फ्रेम तो ये होता है कि आपको पता हो कि आपने किस किस से पूछना है। नो सैम्पल फ्रेम एग्जिस्ट, ठीक है, पहली बात। और इसका ये क्या सीन होता है, माइट बी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, और टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। टाइम कंज्यूमिंग इन सेंस पता है किस तरह, देखो आपने अगर एक प्रॉपर पॉपुलेशन बनाई हुई है, लिखी हुई है, सैंपल फ्रेम बनाया हुआ है, आप जाके उन्हीं से पूछ लो कि टाइम बच गया ना, ठीक है, आपका खर्चा बच गया, आपने जाके उनसे पूछा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं, रैंडम पूछना है, आपने कहीं भी जाके किसी से पूछना, किसी से तो इसमें ये होता है कि एक तो सैंपल फ्रेम नहीं एग्जिस्ट करता, जिस वजह से एक्सपेंसिव भी हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है, मतलब ये बात है। और ऑब्वियसली बात है कि जब आपने वाइड एरिया से एक रैंडम सैम्पलिंग करनी है, तो आपको उसको उसका डाटा इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है। डाटा को, डाटा कलेक्शन जो है ना, उसमें इशू आ सकता है। और डाटा कलेक्शन की वजह से ये काम एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि डाटा इकट्ठा करने में आपको फिर अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपने रैंडमली पूछना है, तो आपको क्या पता किससे आपने पूछना है, ठीक है। तो ये होती है रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग के बारे में एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ समझ लो कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आप इक्वल चांस होता है और आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी से भी सैंपल, किसी को भी कोई भी सैंपल का पार्ट बन सकता है और किसी से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, ठीक है। ये हो गया पहली टाइप। दूसरी टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग।
देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पता क्या होती है, इसमें ना आप ये करते हो कि आप पहले ना एक ग्रुप्स बना लेते हो, आप ग्रुप्स बना लेते हो, उसके बाद आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो, करते आप इसमें भी रैंडम ही हो, लेकिन स्ट्रेटिफाइड का मतलब पहले ग्रुप बना लेते हो। जैसे मैंने आपको कहा, मैं एक क्लास में पढ़ाता हूँ, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले ग्रुप्स बना लिए, हो सकता है मेरी क्लास में 15 लड़के हों और 15 लड़कियां हों, 15 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स। मैंने पहले ग्रुप बना लिया, मैंने कहा 15 बस लड़के एक साइड पे हो जाए, 15 लड़कियां एक साइड पे हो जाएं, ठीक है। अब मैंने पहले इन 15 में रैंडम सैम्पलिंग की, और फिर मैंने इन 15 में रैंडम सैम्पलिंग की। तो जब आप पहले ग्रुप बनाते हो, आप अपनी इंटेंशन से ग्रुप बनाया, कुछ सोच के यार ये ग्रुपिंग पहले की, उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग की, तो ये होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि लोग इकोनॉमी के हिसाब से लोग फाइनेंशियली क्या क्या सोचते हैं, मतलब कि वो सही चल रहे हैं या उनका गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जितनी भी पॉपुलेशन है ना जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, उसके अंदर से मैंने सोचा कि पहले मैं ग्रुप्स बना लेता हूँ। जितने भी बिजनेसमैन है उनको अलहदा कर लिया, उनका डाटा अलहदा कर लिया। जितने भी जॉब वाले हैं उनका डाटा अलहदा कर लिया। जितने भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनका डाटा अलहदा कर लिया, ठीक है। और जितने जॉबलेस हैं उनका डाटा अलहदा कर लिया, ठीक है। अब मैंने इन चारों को, ये चारों ग्रुप्स है ना, इन चारों ग्रुप्स के डाटा को पहले अलहदा किया, इस प्रोसेस को कहते हैं मैंने स्ट्रेटिफाइड कर लिया। उसके बाद मैं बिजनेसमैन के पास गया और मैंने उनसे सारा पूछा। मैं जॉब्स वालों के पास गया, मैंने उनसे पूछा रैंडमली। ऑनलाइन वालों के पास गया, उनसे पूछा। जॉबलेस वालों के पास गया, उनसे पूछा। मतलब कि मैंने सब बाद में रैंडम सैम्पलिंग की, लेकिन पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए। तो बाकी आगे सारा सेम है, इसी तरह यही आगे इक्वल चांस है, लेकिन पहले इसमें जो है ना ग्रुप्स वगैरह में डिवाइड होना है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर पहले ग्रुप बनता है, ठीक है। उसके बाद जाके फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, सैम्पलिंग वगैरह का सीन होता है।